हो आप सभी। तो आज इकोनॉमी की नेक्स्ट क्लास होने वाली है, तो इसमें हम करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात, यानी कि वित्तीय समावेशन की बात। तो यहाँ पे मैंने कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। तो ये परिभाषाएं हैं, पहली परिभाषा आरबीआई के द्वारा, दूसरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। तो आरबीआई की परिभाषा को देखते हैं। पहले, वित्तीय समावेशन का अर्थ उन लोगों को किफ़ायती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। यानी कि जो बैंकिंग सेवाओं में भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, उन लोगों को बैंकिंग सेवा से ऐड करना है, यानी कि वित्तीय समावेशन करना है, वित्तीय सेवाएं उनको देनी है। तो ये कहता है आरबीआई। अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वित्तीय समावेशन का अर्थ है सभी व्यक्तियों और व्यवसायों को सस्ती प्रभावी वित्तीय सेवाओं की पहुंच प्रदान करना है। यानी कि देखो, सभी व्यक्तियों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सस्ती और प्रभावी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ने कह दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वित्तीय समावेशन के प्रमुख घटक कौन कौन से, यानी कि की कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जैसे पहला हम देखेंगे बेसिक बैंकिंग सेवाएं। तो क्या है बेसिक बैंकिंग सेवाएं? यानी कि हर नागरिक, देश का जितने भी नागरिक हैं, उन सभी के पास में कम से कम छोटी सी बैंकिंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लाइक जैसे हर नागरिक के पास बैंक में खाता होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री ने जनधन योजना अगर चला रखी है, डिजिटल भुगतान होना चाहिए, जैसे ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा, जैसे यूपीआई, रुपए से आप कर सकते हो। और माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे छोटे व्यापारी और किसानों को लोन, जैसे कि मुद्रा लोन दिया जा सकता है। बीमा सेवा होती है गरीबों के लिए, स्वास्थ्य और जीवन बीमा शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जी ने। तो पेंशन है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, सामाजिक सुरक्षा है। मतलब कि वित्तीय समावेश में सभी को, यानी कि सेवाएं देनी है, बैंकिंग सेवाएं, डिजिटल भुगतान, माइक्रो क्रेडिट और बीमा और पेंशन आदि। अब जैसे देखेंगे इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, यानी कि वित्तीय समावेशन करते वक्त क्या समस्याएं आ सकती है। तो वित्तीय समावेशन में समस्याएं आएंगी, जैसे आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की कम पहुंच होती है। वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बैंक बहुत कम होते हैं गांव में, तो लोग वित्तीय समावेशन में भागीदारी नहीं निभा पाते हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी होती है, साइबर सुरक्षा का खतरा होता है, धोखाधड़ी की समस्या हो सकती है, जागरूकता की कमी हो सकती है, वित्तीय शिक्षा की कमी यहाँ पे है। अभी देखेंगे इसके लाभ क्या क्या होंगे। आर्थिक असमानता कम होगी इससे, यानी कि ये नीचे का जो ऐसे एरो है, तो इसका मतलब है कि कम होना, यानी कि आर्थिक असमानता कम होगी। गरीब और वंचितों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय अधिक किए जा सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनको लोन की फैसिलिटी दी जाती है। तो यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय बढ़ाया जाता है। जीडीपी में वृद्धि होगी अगर ये सभी लोग, मान लीजिए देश के सभी लोग व्यवसायिक गतिविधियाँ करने शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा कि जीडीपी में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि भारत में जो योजनाएं चलती हैं, वैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, जैसे हम देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 2014 में शुरू हुई थी। इसमें क्या सभी के लिए अकाउंट खोलना है, कौन सा, जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलना है। आप किसी भी बैंक में जाइए, वहाँ पे आप जनधन अकाउंट खुलवाइए, जीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट खुल जाएगा, यानी कि मिनिमम अकाउंट में पैसे रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा होगा रुपए डेबिट कार्ड। आपको देखिए, रुपए जो डेबिट कार्ड लेते हैं उस पर आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन जो अकाउंट है, इसके ऊपर आपको ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है, वो आपको मिल जाती है। इसमें आपको एक्स्ट्रा, जब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी आप 10,000 रुपये तक के निकाल सकते हो। और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी की फैसिलिटी, सरकार अगर कोई सब्सिडी ग्रामीण लोगों को देना चाहती है तो वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में भेज दी जाए। पहले जब अकाउंट नहीं होते थे तो गाँव के सरपंच और जो पटवारी होते थे उनके पास पैसा जाता था, फिर वहाँ से वो पैसा आधे लोग जो रहे नहीं हैं अब इस दुनिया में, उनके नाम का पैसा खुद खा जाते थे। करप्शन होता था, जितना पैसा आया उतना नहीं देते थे। तो इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए भी, यानी कि वित्तीय समावेशन, उनकी अहम भागीदारी बनानी है लोगों की, तो वो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी इस पर, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे आपके सीधे अकाउंट में किया जाता है। जैसे आप डीबीटी का एक अच्छा एग्जांपल मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री अभी जो 2-2 हज़ार रुपये की ईएमआई 3-3 माह भेज, 4 माह में भेज रहे हैं, यानी कि साल में 6,000 रुपये भेज रहे हैं, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उदाहरण है। लगभग 50 करोड़ से अधिक अकाउंट खोले गए। आप समझिए कि 50 करोड़ से अधिक के अकाउंट खोले गए। अगर एक एक अकाउंट में भी 100-100 रुपये रखा हो तो हमारी इकोनॉमी में कितनी बड़ी बढ़त वो दिखाने वाला है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि प्रधान PMMY 2015 में शुरू की गई थी। छोटे व्यापारियों MSMEs को ऋण देने के लिए शिशु लोन देता है, अप टू 50,000 रुपये तक का होता है। किशोर लोन 5 लाख रुपये तक का होता है। और एक होता है तरुण लोन 10 लाख रुपये तक का होता है।
तीसरा है कि स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनको उद्यमी बनाना है, यानी कि SC ST और महिलाओं को उद्यमी बनाना है स्टैंड अप इंडिया का, ठीक है। यानी कि स्टैंड अप मतलब सबको स्टैंड करना, खड़ा करना। 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के लोन इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना APY 2015 में शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना क्या है? जो असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, उसके लिए श्रमिकों को पेंशन की सुविधा दी जाती है। जैसे ऑर्गेनाइज जो लोग सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो एक पेंशन मिलती है, लेकिन जो बाहर काम कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिलती। तो असंगठित जो क्षेत्र है उसके श्रमिकों को पेंशन की सुविधा देने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। जब आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो जाएगी उसके बाद आपको 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। अब ये 18 से 40 साल के लोग जो है इस पेंशन योजना में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे जमा करने होते हैं। प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना है, 9 मई 2015 को हुई थी प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना। 18 से 50 साल, याद रखिएगा इसमें 18 से 50 साल के लोग होते हैं। अटल पेंशन योजना में आपके 60 साल से प्लस पे आपको मिलेगी। कौन भागीदारी कर सकता है? 18 से 40 साल के लोग, 18 से 40 साल के लोग यहाँ पे भागीदारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। वार्षिक प्रीमियम है 436 रुपये का, फिक्स अमाउंट में प्रीमियम देना है 436 रुपये, आपकी इंश्योरेंस हो जाएगा। PMSBY योजना, ठीक है। तो SBY योजना क्या है? सुरक्षा बीमा। ऐसा मतलब सुरक्षा बीमा योजना है। तो ग्रामीणों को दुर्घटना बीमा देना, किससे सुरक्षा देना भाई? कैसे? गरीबों को दुर्घटना बीमा देना है। 18 से 70 साल के लोगों के लिए होता है ये 2 लाख रुपए का आपको इसमें पैसा मिलेगा और इसका 1 साल में आपके अकाउंट से सिर्फ 20 रुपये काट दिए जाएंगे। अब आप एक चीज़ समझिए, जो ऊपर 50 करोड़ प्लस जो अकाउंट खोले गए हैं उनसे ये 20 रुपये का यहाँ पे पैसा ले रहे हैं। 20 रुपये आपसे लेने के बाद आपको 2 लाख रुपए का यहाँ पे इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब आप समझिए कि बाकी अकाउंट से भी लेते हैं, यानी कि सभी तक पहले बीमा पहुँच बनानी थी तो बीमा कैसे करवा सकते थे ये लोग? बीमा नहीं करा सकते थे, कैसे प्रॉब्लम होती? तो अभी उनके अकाउंट से सीधा 20 रुपये काटो, कितना ईजी किया। ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि गरीब को भी भाई 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा बहुत होता है। एक गरीब को 2 लाख रुपये बीमा मिलता है तो दुर्घटना में, ठीक है। डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन, यानी कि 1 जुलाई 2015 को शुरू किया था। डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन क्या है? जैसे कि UPI, भीम, रुपए कार्ड दिया जा रहा है, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। आप जाते हैं फ़ोन पे UPI यूज़ करते हैं और तुरंत अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये होता है डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि जन सुरक्षा योजना कैसे शुरू की गई है। जन सुरक्षा योजना जैसे कि एक है सुकन्या समृद्धि योजना, 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लॉन्च की गई थी। और सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें क्या उच्च ब्याज दर मिलती है, जैसे 8.2% मिलता है। इससे टैक्स से छूट मिलती है, लगभग 1.5 लाख रुपए तक इस पर छूट मिलती है। दीर्घकालिक बचत योजना है, 10 वर्ष तक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यानी कि अगर आपकी जो बच्चा है वो 10 साल तक, यानी कि जब 10 का होगा तब तक आप उसका अकाउंट खोल सकते हो। किसका? आपकी जो लड़की जो बेटी होगी। जिनकी 2 बेटियां हैं वो इजी से अकाउंट खोला सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। अगर 3rd बेटी हो जाती है तो उसके लिए एक विशेष नियम हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे मिनिमम आप 250 रुपये पर ईयर आप डिपॉजिट कर सकते हो। मैक्सिमम आप जो है यहाँ 1.5 लाख रुपये मतलब अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो अपनी बेटी के नाम पे। लेकिन ये पैसा कब निकलेगा? ये पैसा आपका निकलेगा जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी, तब 50% आप निकाल सकते हो इसका। और उसके बाद जब 21 साल की हो जाएंगी तब आप उसकी अमाउंट कंप्लीट अमाउंट निकाल सकते हो, पूरा धन जो है वो निकाल सकते हो। सॉरी ये मिस्टेक से धन लिख गया, तो ये धन पूरा निकाल सकते हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम। यह संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर लाभ और स्थिर सेवानिवृत्ति आय है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद आय मिलने के लिए है नेशनल पेंशन योजना। बाकी आपको इसे और डिटेल में पढ़ना है तो वो आपको पूरी एक योजना को ओपन करके आपको पढ़ना होगा। सिर्फ मेरा यहाँ उद्देश्य था आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन समझाना। ये स्कीम्स तो मैंने आपको ऐसे बता दी हैं जिससे कि आप समझ पाओ कि स्कीम्स कैसे फाइनेंशियल समावेशन कर सकती है, यानी कि वित्तीय समावेशन कर सकती हैं। आपको ध्यान देना होगा पेपर्स के हिसाब से इकोनॉमी में किस तरह से कौन सी योजना को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लिखा जा सकता है। तो आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ जो लोग नए हों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो @UPSC विद हरीश के नाम से। वो आप सेम यूट्यूब नाम है, सेम मेरा टेलीग्राम नाम है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम इंस्टाग्राम पे भी है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये नोट्स चाहिए, ये नोट्स मेरे इसी ग्रुप में आपको अपडेट होकर मिल जाएंगे, वो आप ज्वाइन कर लेना। और बाकी इकोनॉमी के कुछ जो टर्म्स हैं वो आपको देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। विजन IAS की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करवा रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू।